स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस में। आज हमने कल के क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री का एमए का सिलेबस डिस्कस कर लिया था। जैसे कि हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करना है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जिसमें हमें डिस्कस करना है फर्स्ट टॉपिक जो है वो है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो आज हम सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, यानी प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। उसके बाद इसे कंप्लीट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले साहित्यिक स्रोत देखने हैं। साहित्यिक स्रोत में पहला साहित्यिक स्रोत है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में देखिए, वेद जो होते थे वो ब्राह्मण ग्रंथों का सर्वप्रथम हमारा ध्यान जो है वो वेदों की ओर ही जाता है। इसमें से 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर हम इसके बारे में देखें तो देखिए, बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो हमें वेदों वगैरह से ही मिलती है। अलग अलग इसमें प्राचीनतम इतिहास में अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो वेदों से ही मिलता है। उसके अलावा अब वेदों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वेद हमें डिस्कस करना है ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए, इसमें जो है भारत में आने से पहले ही आर्य ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं की रचना कर चुके थे। यानी जैसे कि आप सभी को पता है कि ऋग्वेद की जो रचना की गई वो आर्यों के टाइम पीरियड में ही की गई मोस्टली, लेकिन कुछ पार्ट्स जो थे यानी कुछ ऋचाएँ जो थीं उनकी रचना भारत आने से पहले ही आर्य ऑलरेडी कर चुके थे। भारत में उनके आगमन के उपरांत भी ये रचना जो थी वो चलती रही धीरे धीरे। साथ ही में ऋचाओं की संख्या में धीरे धीरे जो है वृद्धि होती गई। जैसे ही वो आए तो उसके बाद ही उन्होंने रचनाएं जो थी वो करते गए। उसके टाइम टू टाइम ऋग्वेद की रचनाओं में धीरे धीरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। जब आर्य भारत में आए तो उनका यहाँ पर सामना जो है, पहले ही यहाँ पे देखिए इंडिया में जब वो आए तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी जातियाँ जो थी वो पहले से ही रहती थी। तो उन्होंने क्या करना चालू किया, जब उन्होंने यहाँ पर जाना कि वो चाहते थे कि उन्हीं का क्या हो सके, वर्चस्व स्थापित हो सके। तो उस वर्चस्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने आर्यों ने ज्ञान को संगठित करने का प्रयत्न किया। और फिर जब ज्ञान को संगठित करने का प्रयास किया गया तो ऋग्वेद की जो अलग अलग रचनाएं थी उनको इकट्ठा किया गया, उनका संकलन किया गया। और इसीलिए जो ऋग्वेद है, जब बहुत सारे उसमें संकलन कर लिया गया तो इसीलिए ऋग्वेद को किस नाम से जाना जाता है, ऋग्वेद संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करना है सामवेद के बारे में। चारों वेद जो हैं उनके बारे में डिस्कस करें, जिसमें साम वेद जो है ये साम प्लस वेद 2 वर्डों से मिलकर बना है। साम का अर्थ होता है गान, अतः सामवेद ऐसे मंत्र हैं जो यज्ञादि करने में देवताओं की स्तुति करने के लिए किए जाते हैं। जैसे मंत्र वगैरह या देवताओं की जब देवताओं को आहुति दी जाती है तो उसमें जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो वो सारे मंत्र जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं सामवेद के अंतर्गत। ऐसे अधिकतर मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अंतर केवल उच्चारण तथा गान मंत्र का है। अब क्या है, लिए तो जो हैं वो ऋग्वेद से ही गए हैं ये मंत्र, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, उच्चारण और गान। पहले उनमें जो है ऋग्वेद में उनका उच्चारण किया जाता था और सामवेद में जो वही मंत्र हैं उनको गायन पद्धति के थ्रू उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। सामवेद में मौलिक मंत्र जो हैं वो 75 हैं। और प्राचीन काल में जो ऋषि सामवेद गाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उद्गाता कहा जाता था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है वो यजु प्लस वेद वर्ड से बना है। यजु का एग्जैक्ट मीनिंग होता है यज्ञ, अतः यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ यज्ञगान। यजुर्वेद जो है वो वह वेद है जिसमें विधान, विधि तथा प्रकरण की व्यवस्था की गई है। यज्ञ कर्मकांड का प्रतीक माना जाता था। साथ ही में यज्ञ द्वारा स्तुत्य देवता का आवाहन जो है वो मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ही किया जाता था। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण जो ऋषि करते थे उसे क्या कहा जाता था, होता कहा जाता था। यहाँ पे सामवेद जो ऋषि गाते थे उसे क्या कहा जाता था, उद्गाता कहा जाता था।
बट जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं जो ऋषि, उन्हें क्या कहा जा रहा है? उन्हें कहा जा रहा है होता। उसके अलावा यजुर्वेद जो है वो 5 भागों में डिवाइडेड है। पहला है काठक, दूसरा है कपिस्थल, तीसरा है मैत्यायनी, तीसरा है तैत्तिरीय तथा वाजसनेयी। सो इनमें डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो है चौथा वेद वो है अथर्ववेद। सो अथर्ववेद जो है वो अथर्वा प्लस वेद से बना हुआ है। अब ये अथर्ववेद जो है वो अथर्वा उस ऋषि का नाम था जिसकी इन्होंने रचना की। तो इन्होंने क्या किया, जिस ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की तो उन्हीं के नेम पर इसका नाम रख दिया गया अथर्ववेद। इन्होंने रचयिता के नामानुसार ही वेद को अथर्ववेद कहा जाता है। 40 इस वेद में यानी अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? टोटल 40 अध्याय हैं, जिसमें धर्म, समाज, औषधि, रोग निवारण, शत्रुनाश, मरण, मोहन, जादू टोना, जंत्र मंत्र, इन सभी से संबंधित है। अथर्ववेद जो है ये किसी एक चीज़ के बारे में नहीं है, यानी रोग निवारण के बारे में भी बताता है अथर्ववेद, धर्म, समाज, शत्रुनाश के बारे में बताता है, जादू टोनाओं के बारे में बताता है। यानी अथर्ववेद जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। जब इस वेद के विषयों की ओर हम समालोचनात्मक दृष्टि से विचार करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये विषय जो हैं वो आर्य परंपरा एवं संस्कृति के टोटली विपरीत हमें दिखाई देते हैं। जो आर्यों की परंपरा थी, जैसे ज़्यादातर जो रचना है ऋग्वेद की वो आर्यों के टाइम पे की गई। तो अब लेकिन यहाँ पे अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में जो है वो हमें आर्य परंपरा देखने को नहीं मिलती। साथ ही में इसका कारण आर्य अनार्य परंपराओं एवं विश्वासों का सम्मिश्रण एवं समन्वय है। अब जब आर्य यहाँ पर आए तो भारत की संस्कृति के साथ मिल गए। जब भारत में आर्य आए तो अपने आप को आर्य बुलाते थे, एंड उसके अलावा जो दूसरी जातियाँ थी तो आर्य जो थे उनको क्या बुलाते थे? अनार्य बुलाते थे। तो जब दोनों साथ मिल गए तो जब तक ये अथर्ववेद आया तो दोनों की परंपराएं, विश्वास जो थे वो मिल चुके थे, इसीलिए अथर्ववेद में हमें मिश्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है उपनिषद। अभी हमने कौन से ग्रंथ डिस्कस किए? अभी हमने डिस्कस किए ब्राह्मण ग्रंथ। अब हमें डिस्कस करना है सेकंड जो है वो उपनिषद। उपनिषदों में ज्ञान, चिंतन एवं मनन की ज़्यादातर हमें प्रधानता देखने को मिलती है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में ज़्यादातर किसकी प्रधानता देखने को मिलती है? यज्ञ की प्रधानता देखने को मिलती है। बट उपनिषदों में जो है हमें वो ज्ञान, चिंतन और मनन की प्रधानता देखने को मिलती है। उसके अलावा इसमें बहुदेववाद की जगह पर ब्रह्म की कल्पना की गई। बहुदेववाद का मतलब है कि एक भगवान को ना मानकर काफ़ी सारे भगवानों को स्थान दिया गया है या माना गया है, तथा इसका उद्देश्य जो है वो एक जिज्ञासु की भांति ज्ञान की खोज करने का एवं विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने का था। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष तथा आदर्श की प्राप्ति जो है वो मानव का सबसे बड़ा धर्म है, यानी एक परम लक्ष्य है। उपनिषद किसी व्यक्ति तथा काल की रचना नहीं है। यहाँ पे ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है ये रचना, ना ही किसी टाइम पीरियड में की गई है। तो आखिर उपनिषदों की रचना किस प्रकार से हुई है? सो उपनिषदों की रचना जो है वो एक लंबे टाइम के बाद हुई है। ये ज़रूरी नहीं था कि इसकी रचना जो है वो केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही की जाए। इनकी रचना करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही ज्ञान है, बट उपनिषदों में हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि की विद्वता के दर्शन मिलते हैं, यानी सभी के हमें यहाँ पर दर्शन देखने को मिलते हैं। जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, सभी के हमें दर्शन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर इनकी रचना में मैत्रेयी तथा गार्गी जैसे विदुषी नारियों ने भी की है। तो उसके अलावा प्रमुख उपनिषदों में ईश्वास्त्र, केन, प्रश्न, मुंडक, कठ, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, अश्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशिकीय, छांदोग्य की गणना यहाँ पर देखने को मिलती है। थर्ड जो ग्रंथ है वो है महाकाव्य। महाकाव्य जो है वो 2 हैं, जिसमें फर्स्ट है रामायण, दूसरा है महाभारत। इनके रामायण और महाभारत के क्या उल्लेख हैं उसे देख लेते हैं। रामायण के रचयिता जो हैं वो वाल्मीकि हैं। इसमें दशरथ पुत्र भगवान राम के जीवन वृत्तांत तथा
कलापों के बारे में वर्णन किया गया है। उसके अलावा धर्म, कला, संस्कृति, राजनीतिक, जीवन, विज्ञान, आचार विचार, रीति रिवाज, व्यवहार तथा जनजीवन के अलग अलग कार्यों के बारे में रामायण में बताया गया। साथ ही आर्यों और अनार्यों के बीच जो अलग अलग यानी जो आर्य जाति और अनार्य जाति थी, इनके मध्य जो भी संघर्ष हुए उनका वर्णन भी इसी महाकाव्य यानी रामायण में किया गया है। ये दक्षिण में आर्य संस्कृति के विस्तार, किस प्रकार से आर्य संस्कृति का विस्तार था उसके बारे में भी बात करती है। महाकाव्य में दूसरा हमें जो देखना था वो देखना था महाभारत। तो महाभारत मुनि वेद व्यास के द्वारा इसकी महाभारत की रचना की गई है। इसमें अलग अलग विषयों और कार्यकलापों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसी ग्रंथ में जीवन का कोई भी विषय जो है वो अछूता नहीं है। इनमें सभी विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। उसके अलावा अगर राजनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं तो महाभारत को रामायण से अधिक प्रामाणिकता प्राप्त है। अब वो इसलिए भी है क्योंकि उस समय के सोर्सेज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे एंड इसे जो है इसमें भी इंटरप्रिटेशंस किए गए हैं, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, बट जितना रामायण को किया गया है उतना यहाँ पर इसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये महाकाव्य जो है वो आख्यान एवं उपदेशों का मेनली जो है यहाँ पे आख्यान और उपदेश दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है देखना है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। अब हमें देखना है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत एवं प्रमाण। तो इतिहास के बारे में अगर देखें, ऐतिहासिक तथ्यों के निर्धारण वगैरह में पुरातत्व विज्ञान के प्रयोग दो प्रकार से किए जाते हैं। पहला प्रतिपादित रूप से, दूसरा समर्थक रूप से। भारतीय इतिहास के निर्धारण में अगर हम बात करें तो पुरातात्विक सामग्री का वर्णन जो है वो हम अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। जैसे कि कुछ सामग्रियां जो हैं वो हमें उत्खनन से प्राप्त हुई। अब उत्खनन से कैसे? प्रागैतिहासिक काल का निर्धारण जो है, प्रागैतिहासिक काल का संपूर्ण भारतीय इतिहास का निर्धारण जो है एवं निश्चितीकरण वो उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर ही किया गया कि किस समय पर कौन सी वस्तुएं रही होंगी, कौन सी नहीं रही होंगी। जिस प्रकार के साक्ष्य जो हैं वो पुरातात्विक काल में मिले हैं सो उसी से डिफाइन कर दिया गया। अब जैसे जब क्षेत्रों की खुदाई की गई तो यहाँ से बहुत सारे ऐतिहासिक अनुमान मिले, आधार मिले, उससे ऐतिहासिक अनुमान लगाकर यहाँ पर टाइम पीरियड डिसाइड किया गया। उसके अलावा ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर जो भी सभ्यताएं थी वहाँ पर या जो भी स्थल थे वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई होंगी। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रूपड़, कालीबंगा, पांडु, राजार, टिब्बी, नेवासा, ये सभी जो हैं ये प्रागैतिहासिक काल की सामग्रियों। जब प्रागैतिहासिक काल की खुदाई की गई तो वहीं उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त हुई। उसके अलावा उत्खनन से मूर्तियां, अभिलेख, मुद्राएं, हथियार, औजार, बर्तन और आभूषण, उसके अलावा ईंटें वगैरह भी प्राप्त हुई जो अलग अलग टाइम पीरियड या अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताती हैं। आखिरकार अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं कि अभिलेख आखिर होते क्या हैं। अभिलेखों के अंतर्गत शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ताम्रपत्र, प्रशस्तियाँ, दानपत्र और स्मारक आते हैं। उसके अलावा लेखों को उत्कीर्ण कराने में बहुधा यानी किसी विशेष घटना या कार्य को स्मृति के रूप में परिवर्तित करने की भावना रहती थी। इसी कारण अभिलेखों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं का पता लगाने के लिए या फिर उनका निर्धारण करने के लिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सहायता प्राप्त होती है। जहाँ तक शिलालेखों की अगर हम बात करें तो उनकी प्रामाणिकता में कोई भी संदेह नहीं है क्योंकि ये जो हैं वो राजाओं के द्वारा ही लिखवाए गए थे। अब जब ये इनकी जानकारी मिलती है तो जब ये उसके लेखन शैली के बारे में बताते हैं, उस टाइम पीरियड और स्थान का पता चल जाता है, इसलिए इनकी प्रामाणिकता पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि जब लिखे गए तो वहाँ पर उनका टाइम पीरियड भी लिखा गया, स्थान वगैरह भी लिखा गया। उसके अलावा शिलालेखों के विषय के आधार पर कई तथ्य और भी सामने आते हैं जैसे व्यापारिक, धार्मिक, उपदेशात्मक, प्रशासनिक, मठ संबंधी, अभिनंदनीय, समर्पणीय तथा साहित्यिक। अब प्रमुख अभिलेखों में अगर सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं तो वो हैं अशोक के अभिलेख, इंडो यूनानी, हेलियोडोरस तथा विदिशा का स्तंभलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख,
मेहरौली लौह स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख एवं पुष्पमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और दर्शन के नागार्जुनी गुहा लेख तथा सातवाहनों के नासिक गुहा लेख आदि का उल्लेख हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा अभिलेखों की भाषा जो हुआ करती थी वो संस्कृत हुआ करती थी, प्राकृत, पाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़। उसके अलावा ये अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में खुदे हुए हैं। इनकी शैली गद्य तथा चंपू है और इनके विषय जो हैं वो अलग अलग विषय देखने को मिलते हैं। सो ये थे सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो हमारा मोटिव होगा वो हम अभी एग्ज़ाम से पहले ही पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन संभव हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम जो है वो आप अच्छे से अपना दे सके। और अगर आपका यूनिवर्सिटी में मोटिव मेन कैंपस ही है तो आप इन क्लासेस को अच्छे से कर लीजिए, 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्वेश्चंस रिवाइज़ कर लीजिएगा अगेन एंड अगेन। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप कहेंगे तो वो भी हम करवा देंगे। इतने से ही अगर आप इतना ही बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। और जैसे कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखिए, अगर कल मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स की होते हैं। पहले माइनस मार्किंग हुआ करती थी बट अब माइनस मार्किंग नहीं है। साथ ही में ही आप क्वेश्चन पेपर जो है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप हिंदी मीडियम में क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश, बोथ में जो है वो क्वेश्चन पेपर होता है। उसके अलावा आप प्रिपरेशन एमए की कर रहे हैं, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री डाला है तो क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे 150 आपके एंशिएंट हिस्ट्री से ही आएंगे और किसी सब्जेक्ट से नहीं आएंगे। सो इतनी बातें हमें डिस्कस करनी थी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।